हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क और भू विरासत। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा ग्लोबल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो बात करें ये क्या होते हैं। बात करें ये हमारे एकल और एकीकृत कैसे हो सकते हैं। इकलौते भी हो सकते हैं या बहुत सारी चीजों को मिलाकर एकीकृत भी हो सकते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां हमारे अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के कैसे अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के जो स्थल है और पारिस्थितिक तंत्र है इनका प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हमारे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क किसे कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि एक ऐसे एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। इसमें हमारे संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, शिक्षा और सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब चीजें शामिल होती है। मतलब जो हमारे एकल या एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है इनका हम कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करते हैं और शिक्षा और सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। बात करें आगे कि भू विविधता मतलब जियो डाइवर्सिटी किसे कहेंगे। जियो डाइवर्सिटी की बात करें तो पृथ्वी के पदार्थों जियोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये क्या होती है, हमारे पृथ्वी के पदार्थों और भौतिक रूपों में पाए जाने वाली क्या पृथ्वी के पदार्थों और भौतिक रूप में पाए जाने वाली जो विविधता होती है उसको हम भू विविधता कहते हैं, जियो डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियो डाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें हमारे खनिज, चट्टाने, जीवाश्म, स्थलाकृति, तलछट जो सेडिमेंट्स होते हैं, जल और मिट्टी इन सब चीजों को शामिल किया जाता है किसमें, जियो डाइवर्सिटी के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए जियो डाइवर्सिटी किसे कहते हैं तो आपको क्या बताना होगा, पृथ्वी के पदार्थों और भौतिक रूपों में या पृथ्वी के पदार्थों और भौतिक रूपों में पाई जाने वाली विविधता को हम भू विविधता कहते हैं। और इसमें हमारे खनिज, चट्टाने, जीवाश्म, स्थलाकृति, तलछट मतलब सेडिमेंट्स, जल और मिट्टी इन सब चीजों को शामिल करते हैं। अब हम देखेंगे ग्लोबल जियो पार्क के बारे में। क्या ग्लोबल जियो पार्क की बात करें तो ये अवधारणा थी, इसकी शुरुआत कब हुई। इस अवधारणा की शुरुआत हमारे 2001 में हुई थी। हमारे ग्लोबल जियो पार्क अवधारणा की शुरुआत कब से हुई है, ये हमारे 2001 से हुई है। दृष्टिकोण की बात करें तो ग्लोबल जियो पार्क स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम नीचे से ऊपर के सिद्धांत पे काम करते हैं। मतलब सबसे पहले किस पे ध्यान देते हैं, नीचे मतलब जो लोअर कम्युनिटी होती है वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें हमारे हितधारक होते हैं जैसे हमारे जमींदार, सामुदायिक समूह, पर्यटन सेवा प्रदाता, इन सब की सक्रिय भूमिका होती है। हमारे ग्लोबल जियो पार्क की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसमें हमारे बॉटम अप अप्रोच सिद्धांत पे काम किया जाता है। मतलब जो हमारे नीचे से ऊपर की जो प्रक्रिया है ये सिद्धांत है, इस पे काम किया जाता है। इसमें हमारे नीचे के जो समूह होते हैं जैसे हमारे जमींदार, सामुदायिक समूह, पर्यटन सेवा प्रदाता, इन सब की क्या है इसके अंदर सक्रिय भूमिका या भागीदारी होती है। वैश्विक स्थिति की बात करें वर्तमान में यूनेस्को के तहत 48 देशों में कुल 213 ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता मिल चुकी है। कितने देशों में, 48 देशों में कुल 213 हमारे ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता मिल चुकी है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक किसी भी स्थल को ग्लोबल जियो पार्क घोषित नहीं किया गया है। भारत में एक भी स्थल ग्लोबल जियो पार्क की सूची में शामिल नहीं है। बात करें प्रस्तावित स्थल की तो मध्य प्रदेश का लम्हेटा घाट, क्या मध्य प्रदेश का जो लम्हेटा घाट है ये भारत का पहला जियो पार्क बनने के लिए प्रस्तावित है। मतलब भारत ने एप्लीकेशन लगा रखी है लम्हेटा घाट को जियो पार्क में शामिल करने के लिए। और ये स्थान क्या अपने प्राचीन डायनासोर जीवाश्म चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो लम्हेटा घाट है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने प्राचीन डायनासोर जीवाश्म और चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात करें ग्लोबल जियो पार्क की विशेषताओं की तो ग्लोबल जियो पार्क की कौन कौन सी विशेषताएं। तो किसी भी क्षेत्र को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा प्राप्त करने के लिए या किसी भी क्षेत्र को हमारे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मानक होते हैं, उनको मानना जरूरी है। ऐसे कौन कौन से मानक है जिनके आधार पर हम किसी भी स्थल को ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। पहला मानक आता है हमारे कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की भूवैज्ञानिक विरासत। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की भूवैज्ञानिक विरासत होनी चाहिए। तो इस स्थल का भूवैज्ञानिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। स्थल है जिसका हम चाहते हैं ग्लोबल जियो पार्क के अंदर शामिल करना, तो उस स्थल का हमारा भूवैज्ञानिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। और इसका मूल्यांकन क्या, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क मूल्यांकन टीम उसके जो पेशेवर वैज्ञानिक है उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क मूल्यांकन टीम है, उनके जो पेशेवर वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो वास्तव में उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है या नहीं। मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करें तो जियो पार्क का प्रबंधन एक ऐसे स्थानीय वैधानिक संगठन के द्वारा किया जाता है। जिसका हमारा मैनेजमेंट या प्रबंधन कौन करेगा, इसका प्रबंधन एक ऐसे स्थानीय वैधानिक संगठन के द्वारा किया जाता है जिसे देश के राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता मिली हुई है। जैसे हमारे नगर निगम है, पंचायतें हैं, इन सबको क्या है राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता मिली हुई है। लेकिन भारत में अभी तक एक भी जियो पार्क नहीं है।
लेकिन होता तो इन्हीं को इसके संरक्षण मतलब प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती। दृश्यता और पर्यटन की बात करते हैं तो विजिबिलिटी की बात करें, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? जियो टूरिज्म मतलब भू पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जियो टूरिज्म मतलब जो भू पर्यटन है उसके माध्यम से हमारे स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पे स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए। बात करें नेटवर्किंग की तो स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर, क्या स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में, क्या दोनों स्तरों पर हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में सूचनाओं और अनुभवों का निरंतर आदान प्रदान होना चाहिए। तो हमारे कुछ मानक है जिनके आधार पर क्या है, हमारे किसी भी क्षेत्र को ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में डाला जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। बात करें हमारे ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जीजीएन की बात करें तो ये हमारे क्या एक कानूनी रूप से गठित गैर लाभकारी संगठन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसे याद रखेंगे। गैर लाभकारी संगठन कौन सा? हमारा ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क, जिसकी स्थापना हमारे 2004 में हुई थी। और सारे के सारे ग्लोबल जियो पार्क्स के लिए जीजीएन का सदस्य होना अनिवार्य है। जितने भी हमारे ग्लोबल जियो पार्क्स बनेंगे, जैसे बताए थे हमारे 204 है 48 देशों में, तो इन सभी का क्या हमारे जीजीएन का सदस्य होना अनिवार्य है। और ये क्या हमारे गतिशील नेटवर्क है, कैसा है? मोबाइल नेटवर्क है। मोबाइल मतलब गतिशील नेटवर्क जो हमारे क्षेत्रीय नेटवर्क के संचालन के माध्यम से काम करता है। किसके? क्षेत्रीय नेटवर्क के संचालन के माध्यम से काम करता है। और हर 2 साल में इसकी बैठक आयोजित की जाती है कि देख ये जो नेटवर्क है ये देखता है जितनी भी हमारी साइटें इस क्षेत्र श्रेणी के अंदर डाली गई है, क्या उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनका मैनेजमेंट ठीक से किया जा रहा है या नहीं। तो ग्लोबल जी पार्क नेटवर्क्स जिसकी स्थापना कब? 2004 में हुई थी। अब बात करें हमारे जीजीएन के उद्देश्य, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य आता है वैश्विक जियो पार्क को, क्या वैश्विक जियो पार्क के समान हमारे भौगोलिक समानता, विकास और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। क्या हमारे क्या इसके उद्देश्य? पहला उद्देश्य आता है वैश्विक जियो पार्क्स की समान ही हमारे क्या भौगोलिक समानता, विकास और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य आता है इसका जियो पार्क्स की प्रवृत्ति, प्रकृति, कार्य और भूमिका के बारे में, की जियो पार्क्स की प्रकृति, कार्य और भूमिका के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना। स्थानीय समुदायों को उनकी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, उनकी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसके वास्तविक मूल्यों को समझने में सहायता करना। क्यों? क्योंकि कई बार स्थानीय जो समुदाय हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके पास कौन-सी अमूल्य धरोहर है और लेकिन और कई बार क्या है समय के साथ उनको वो खराब करना भी को लगते हैं, खराब करने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो उनको ये समझाया जाता है कि आपके पास जो धरोहर है, जो आपके पास जगह है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो स्थानीय समुदायों को उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के वास्तविक मूल्यों को समझने में सहायता करना। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए क्या? वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की जो विरासत है उसको संरक्षित करना। क्यों? क्योंकि यदि समझाएंगे नहीं, जीजीएन नेटवर्क कार्य नहीं करेगा तो समय के साथ स्थानीय समुदाय हो सकता है उसको खराब कर दे या उसकी जो कीमत है, अहमियत है वो ना समझे। प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर, किसके आधार पे? प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पे स्थायी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना। क्या? प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पे स्थायी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास जो विकास है उसको सुनिश्चित करना। तो हमारे जीजीएन के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो 2 उद्देश्य और है जिनकी बात करें तो संरक्षण और विकास के बीच, क्या संरक्षण और विकास के बीच जो बहुसांस्कृतिक संबंध है उसको बढ़ावा देना। किसको? संरक्षण और विकास के बीच में हमारे बहुसांस्कृतिक जो संबंध है उनको बढ़ावा देना और भागीदारी प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से विविधता बनाए रखना। किसके माध्यम से? भागीदारी प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से विविधता बनाए रखना। संचार, प्रकाशन और सूचनाओं के आदान प्रदान, क्या संचार, प्रकाशन और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारे जीजीएन के उद्देश्य हैं। आप इसे याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में कई बार सीधे सीधे भी इनको पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो हमारे जियो हेरिटेज साइट्स है, भू विरासत स्थल है और विश्व विरासत है, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो बात करें इसकी तो मानवता के लिए महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखने वाले, क्या मानवता के लिए ऐसे स्थल और ऐसी चीजें जो महत्वपूर्ण हो और सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखते हो, किसी भी स्थान को हम यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे क्या है जो यूनेस्को के द्वारा किसी भी स्थल को हमारे विश्व विरासत स्थल में मान्यता दी जा सकती है। और यूनेस्को ने ये अवधारणा कब से अपनाई है? 1972 से यूनेस्को लगातार स्थलों को, ये चीजों को हमारे जो जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता देता है। भारत में प्रबंधन की बात करें तो भारत में भू विरासत स्थलों की पहचान और संरक्षण का कार्य, किसका? भू विरासत स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण का कार्य कौन करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
मतलब जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा हमारे किया जाता है भू विरासत स्थलों की पहचान करना और संरक्षण का कार्य करना। बात करें भारत की, तो भारत में कुल कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 44, ये भी तो 43 लिखे हैं, लेकिन टोटल कितने 44 स्थलों को भू विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया है। अब तक कितने 44 है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा मतलब 1-2 महीने पुराना है, जिसमें 43 है, लेकिन अब वर्तमान में कितने 44 स्थलों को भू विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया है। अब बात करेंगे राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के यूनेस्को प्राप्त कौन कौन से स्थल है? वही यूनेस्को से जो जिनको मान्यता मिली हुई है, ऐसे कितने स्थल है? तो वर्तमान में देखें तो 2013 में राजस्थान के 6 ऐतिहासिक किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। लेटेस्ट में यही था। और इसके अलावा राज्य के कई ऐसे विरासत स्थल है जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली हुई है। जैसे किलों की बात करें, जो हमारे 2013 में, क्या 2013 में जो हमारे विश्व विरासत सूची में शामिल थे, ऐसे 6 किले कौन कौन से थे? आमेर था हमारे जयपुर का, गागरोन था झालावाड़ का, सोनार दुर्ग था जैसलमेर का, रणथंभौर दुर्ग था सवाईमाधोपुर का, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग था हमारे राजसमंद का। इस तरह हमारे ये 6 किले थे जिनको हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखिए तो जयपुर का जंतर मंतर को इसमें शामिल किया गया था। कब? 2010 में। क्या 2010 में हमारे जंतर मंतर को, किसको? जंतर मंतर को सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में शामिल किया गया था। शहर या स्थापत्य श्रेणी की बात करें तो हमारे इसमें जयपुर का जो परकोटा है, गोल्ड सिटी ऑफ जयपुर है। यदि आप देखेंगे तो इसमें हमारे कई गेट है, और कई गेट में हमारे जैसे जोरावर सिंह गेट है, सांगने गेट है, न्यू गेट है, अजमेरी गेट है, इस तरह बहुत सारे गेट है। तो इस गेटों को घेरे हुआ जो हमारा परकोटा है, चांदपोल गेट है, तो हमारे इसको घेरे हुए जो परकोटा है उसको भी हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसको हमारे 2019 में लेटेस्ट यही है हमारे कौन सा? जयपुर का परकोटा, जिसे इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो प्राकृतिक विरासत की बात करें तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर का है, इसे 1985 में ही इसमें शामिल कर लिया गया था। जो साइबेरियन सारस है, इसके लिए प्रसिद्ध हमारे कौन? घना पक्षी विहार, जो कि हमारे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान मतलब भरतपुर का। फिर अमूर्त सांस्कृतिक कला की बात करते हैं, इसमें हमारे कालबेलिया नृत्य, क्या कालबेलिया नृत्य जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में काफी ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट में आता है ये। तो हमारे 2010 के अंदर इसको हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसे? कालबेलिया नृत्य को। और किस श्रेणी में? परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर, अमूर्त सांस्कृतिक कला के अंदर। तो इस तरह हमने देखा तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमारे राजस्थान के जो जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें हमारे कौन कौन से? एक तो 6 किले हैं, जयपुर, गागरोन, सोनार, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जंतर मंतर, जयपुर का परकोटा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और कालबेलिया नृत्य। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विशेष रूप से हमारे जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और उसके प्रबंधन से संबंधित होती है। कौन सी? बायोस्फीयर की अवधारणा किसके अंदर किससे संबंधित है? हमारे जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और प्रबंधन से। बात करें यूनेस्को के द्वारा कब स्वीकृति मिली थी बायोस्फीयर रिजर्व की? तो 1971 में। और भारत ने कब स्वीकृति दी? 1986 में। आप इसे याद रखेंगे। अब देखेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के कौन कौन से भू विरासत स्थल मतलब जियो हेरिटेज साइट्स है राजस्थान की, उनकी बात करें तो भारतीय भू सर्वेक्षण भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने हमारे राजस्थान के 12 जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको भू विरासत स्थल मतलब जियो हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया। कितने? 12 स्थलों को। और ये स्थल क्या हमारे पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास, प्राचीन जीवन और चट्टानों की जो अनूठी संरचना है इसको दिखाते हैं। किसके आधार पे? हमारे ये स्थल हमारे पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास, प्राचीन जीवन और चट्टानों की जो अनोखी संरचना है उनके आधार पर इनको बांटा गया है। अब देख लेते हैं जीएसआई ने राजस्थान के कौन से 12 भू विरासत स्थल को चुना है। पहला आता है हमारा सेंदड़ा ग्रेनाइट, कहाँ का? पाली का। पाली का सेंदड़ा ग्रेनाइट आप चित्र में भी देख सकते हैं। सेंदड़ा ग्रेनाइट की प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति मूर्ति कला क्षमता का एक अनूठा उदाहरण है। मतलब ऐसी मूर्तियां बन गई जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, लेकिन ये पवन, पानी और इनके द्वारा विक्षेपित करते करते चट्टानों की एक ऐसी अनूठी मूर्तिकला श्रेणी बन गई है। तो सेंद्रा ग्रेनाइट की बात करें तो सेंद्रा ग्रेनाइट लगभग 900 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 900 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी एक प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान है। क्या है? इग्नियस क्या प्लूटोनिक इग्नियस चट्टान है जो हमारे दिल्ली सुपर ग्रुप की मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टानों में प्रवेश कर गई थी। जो ऐसी बात करें किसकी? तो सेंट्रल ग्रेनाइट क्या है? लगभग 900 मिलियन वर्ष पुरानी एक प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान है जो हमारे क्या दिल्ली सुपर ग्रुप की मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टानों में प्रवेश कर गई थी। और हजारों वर्षों तक हवा और पानी के प्रभाव से, क्या हजारों वर्षों तक हवा और पानी के प्रभाव ने इन ग्रेनाइट चट्टानों को अद्भुत और आकर्षक आकृतियों में ढाल दिया। चित्र में भी आप इन आकृतियों को देख सकते हैं। अगली साइट आती है मेरे कौन से? बर कॉन्ग्लोमेरेट। क्या बर कॉन्ग्लोमेरेट कहाँ है? पाली की। बर कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो ये मुख्य रूप से हमारे क्वार्टजाइट और दुर्लभ ग्रेनाइट नाइस
क्या क्वार्टरजाइट और हमारे दुर्लभ जो ग्रेनाइट नीस है इनके कंकड़ पत्थरों से मिलके बनी है। क्या हमारे बर कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें जो कि हमारे पाली में तो बात करें इसकी, तो हमारे मुख्य रूप से क्वार्टरजाइट, दुर्लभ ग्रेनाइट नीस, उनके जो कंकड़ पत्थर है इनसे मिलके बनी है। आप इसे याद रखेंगे। भूविज्ञान में हमें कॉन्ग्लोमेरेट जो पिंडाश्म होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या वो हमारे भूविज्ञान में हमारे कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं जो जिनको हम पिंडाश्म भी कहते हैं, ये हमें क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तलछटी दरारों के आधार पे जो सेडिमेंट्री ब्रेक्स है, इनके आधार पर भूवैज्ञानिक इतिहास को उपविभाजित करने में मदद करते हैं। तो ये क्यों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्या हमारे सेडिमेंट्री ब्रेक्स है कि मतलब कौन-कौन सी काल के अंदर कौन-कौन से सेडिमेंट्री अवक्षेपण हुए थे। तो उसके बारे में उसके आधार पे हमारे भूवैज्ञानिक जो इतिहास है, उसके उपविभाजन करने में मदद करते हैं, बताते हैं कौन सी चीज़ें कितनी पुरानी हुई थी। ये हमारे ब्यावर, सेंदड़ा, बर्रपाली जो हमारे क्या ब्यावर सेंदड़ा बर्रपाली मार्ग के दोनों ओर क्या हमारे ब्यावर सेंदड़ा बर्रपाली मार्ग के दोनों ओर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ के कंकड़ क्या असाधारण रूप से अपने मूल आकार से, जितने हमारे इनका मूल आकार था उससे लगभग 20 से 30 गुना खींचे हुए हैं। ऐसे हमारे कंकड़ क्या गोल गोल नहीं है बल्कि ये हमारे क्या खींचे हुए कंकड़ है। आप इसे याद रखेंगे। तीसरी साइट आती है हमारे कौन सी स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क जो कहाँ हमारे झामरकोटला रॉक फास्फेट खदान उदयपुर के अंदर। कहाँ? स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क झामरकोटला रॉक फास्फेट खदान उदयपुर का। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। तो राजस्थान में स्ट्रोमेटोलाइट के से जुड़े ये राजस्थान में स्ट्रोमेटोलाइट से जुड़ा फास्फोराइट का राजस्थान में स्ट्रोमेटोलाइट से जुड़ा फास्फोराइट का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध भंडार कौन सा? स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क झामरकोटला उदयपुर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो हमारी पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के साक्ष्यों मतलब जीवाश्मों को सुरक्षित रखता है। तो ये क्या हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो क्या करता है? पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के साक्ष्यों मतलब जीवाश्मों को सुरक्षित रखता है। अगली साइट आती है हमारे कौन सी? राजपुरा दरीबा। कौन सी? राजपुरा दरीबा खनिज बेल्ट। क्या? राजपुरा दरीबा खनिज बेल्ट गोसाण उदयपुर। कहाँ का? गोसाण उदयपुर की बात करें तो इसे गोसाण संरचना के कारण क्या इसे इस गोसाण संरचना के कारण ही राजपुरा दरीबा खनिज क्षेत्र की फिर से खोज हो पाई है। कि जो गोसाण संरचना है इसी वजह से क्या राजपुरा दरीबा जो खनिज क्षेत्र है इसमें की फिर से खोज की गई है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में लंबी क्या भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान क्या अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में लंबी भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान हमारे व्यापक रासायनिक अपक्षय जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग और ऑक्सीकरण के कारण इसका निर्माण हुआ है। किसका? हमारे जो राजपुरा दरीबा की खनिज बेल्ट है जो कहाँ? गोसाण उदयपुर में इसकी खोज हुई है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। मेडिकल हमारे जो चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण इसमें एक सिक्का भी चिपका हुआ है। बात करें गोसाण की तो ये गोसाण के लाल भूरे, गहरे भूरे, नीले हरे, सफेद और भूरे रंग की विविध छटाएं दिखाते हैं। तो कितने कलर की हो गई है हमारी? लाल भूरे, गहरे भूरे, नीले हरे, सफेद और भूरे रंग की क्या विविध छटाएं दिखाते हैं। और यहाँ हमारे मुख्य रूप से क्या जस्ता, सीसा, तांबा के अयस्क जैसे स्फेरुलाइट, गैलेना, चाल्कोपाइराइट इस तरह के जो अयस्क है वो पाए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगला आता है हमारा भोजुंडा के पास स्ट्रोमेटोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़। क्या है? भोजुंडा के पास क्या स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है चित्तौड़गढ़ का, उसकी बात करें तो स्ट्रोमेटोलाइट नीले हरे शैवाल क्या ब्लू एल्गी ग्रीन एल्गी के द्वारा निर्मित संरचनाएं होती है। स्ट्रोमेटोलाइट क्या होते हैं? हमारे नीले हरे शैवाल के द्वारा निर्मित संरचनाएं होती है। और ये शैवाल के अपने तंतुओं के माध्यम से ये शैवाल के अपने तंतुओं के माध्यम से कार्बोनेट कणों को आकर्षित करते हैं। किनको? कार्बोनेट कणों को आकर्षित करते हैं और एक परत मतलब मैट बना लेते हैं। और इस परत को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। और ये क्या आमतौर पे उथले पानी में पाए जाते हैं। क्या? गहरे नहीं उथले पानी में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार लगातार तलछटी सामग्री लेके आते हैं। जो ज्वार होते हैं, जो पानी का ज्वार होता है वो क्या करता है? लगातार तलछटी सामग्री को इनके ऊपर बिछाता रहता है। और इन्हें पृथ्वी पर जीवन के सबसे शुरुआती रूपों की छाप मतलब इंप्रेशंस के रूप में जाना जाता है। किन्हें? हमारे स्ट्रोमेटोलाइट्स को। तो हमारे भोजुंडा के पास है चित्तौड़गढ़ के अंदर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ओकिल फॉसिल वुड पार्क या ओक्कल फॉसिल वुड पार्क की बात करें जो हमारे कहाँ जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ की लकड़ी लगभग 100 मिलियन 180 मिलियन मतलब 18 करोड़ वर्ष पहले की समुद्र की सीमा से लगी जो गर्म और आर्द्र जलवायु है वाले जो जंगल थे उनकी निशानी देती है। तो यहाँ जो हमारे ओक्कल फॉसिल वुड पार्क है यहाँ से हमारी जो लकड़ी मिली है तो हमारे कितने 18 करोड़ वर्ष पहले की मतलब 180 मिलियन वर्ष पहले की समुद्र की सीमा के से लगे जो गर्म और जलवायु जो आर्द्र जलवायु है उसके पास जो जंगल थे उनकी हमारी जो निशानी को देती है। तो एक तरह से देख सकते हैं राजस्थान में जैसलमेर एरिया है जहाँ पे कभी किसी समय जंगल हुआ करते थे, वो क्या समुद्र से सटा हुआ एरिया था। 21 हेक्टेयर में फैले इस फॉसिल पार्क में या 21 हेक्टेयर में फैले इस फॉसिल पार्क में निचले जुरासिक काल मतलब लोअर जुरासिक पीरियड के लगभग 1 दर्जन लकड़ी के जीवाश्म क्षैतिज रूप से बिखरे पड़े हैं। कितने? क्षैतिज रूप से बिखरे पड़े। कब के?
लोअर जुरासिक पीरियड के। संभावना की बात करते हैं, ये जीवाश्म विज्ञान अध्ययन, इको टूरिज्म और शैक्षिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थल है। कौन सा हमारा? ओक्कल फॉसिल वुड पार्क। फिर आता है हमारे किसनलाइट नेफेलाइट साइनाइट। क्या किशनगढ़ नेफेलिन साइनाइट की बात करें, ये हमारे कहाँ है? अजमेर में। नाम आप याद रखें, किशनगढ़ नेफेलिन साइनाइट, ये हमारे कहाँ? अजमेर में। इस साइट के बारे में देखें तो चित्र में आप इसको देख सकते हैं। तो किशनगढ़ साइनाइट, जिसके नाम पे इसकी क्या का नाम रखा गया है? किशनगढ़ साइनाइट। इसकी आयु लगभग 1590 मिलियन वर्ष से 1910 मिलियन वर्ष के बीच में आकी गई, मतलब इतना पुराना है ये पत्थर। बात करें अगली श्रेणी आती है हमारे किसकी? जोधपुर ग्रुप की, जिसमें मालानी इग्नियस सूट कॉन्क्रीट, या मालानी इग्नियस सूट कॉन्क्रीट जो जोधपुर में है, उसकी बात करें तो ये जोधपुर शहर में सुरम में जो मेहरानगढ़ का किला है, इसके तलछटी में स्थित है। जैसे ये हमारे मेहरानगढ़ का किला है तो मेहरानगढ़ का किला है, तो इसके तलछटी ये है, तलहटी ये, यहाँ पे पाई जाती है हमारी कौन सी? जोधपुर ग्रुप की मालानी इग्नियस सूट। इनकी बात करें तो ये हमारे आग्नेय चट्टानों का एक समूह है, इग्नियस सूट है, जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्री कैम्ब्रियन युग, तो प्री कैम्ब्रियन एज है, इसकी अंतिम आग्नेय गतिविधि को दिखाती है। ये हमारी क्या है? ये आग्नेय चट्टानों का एक समूह है, जो क्या करती है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्री कैम्ब्रियन युग, उसकी अंतिम जो आग्नेय गतिविधि हुई थी उसके बारे में बताती है। और यहाँ हमारे हल्के रंग के, यहाँ पे क्या? हल्के रंग के जोधपुर बलुआ पत्थर के संपर्क में आने वाली, क्या हल्के रंग के जोधपुर बलुआ पत्थर के संपर्क में आने वाली बहुरंगी आग्नेय चट्टानें इनके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है। अगली हमारी साइट आती है कौन सी? वेल्डेड टफ्ट, वो भी हमारे कहाँ? जोधपुर के अंदर। तो वेल्डेड टफ्ट की बात करें जोधपुर की, तो अवक्षेपित वेदर्ड जो मालानी ज्वालामुखी की चट्टानें हैं उनकी तरह दिखाई देती है। ये अवक्षेपित मालानी ज्वालामुखी की चट्टानों की तरह दिखाई देती है। और कांच क्वार्ट्ज और हमारे फेल्ड्स्पार, कांच क्वार्ट्ज और हमारे फेल्ड्स्पार इससे मिलकर बनी होती है कौन सी? हमारी वेल्डेड टफ्ट। ठंडा होने की बात करें, ठंडा होने पर इनमें दरारें विकसित हो जाती है, जिससे हमारे स्तंभों अच्छतों जैसी आकृतियां बन जाती है। आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं। संभावना की बात करते हैं, विरासत स्थलों से जुड़े, ये हमारे क्या है? विरासत स्थलों से जुड़े भू पर्यटन और तलछटी चट्टान संरचनाओं को समझने के लिए उपयोगी है। तो ये हमारे क्या? वेल्डेड टफ्ट क्या है? ये हमारी विरासत स्थलों से जुड़े भू पर्यटन और तलछटी चट्टान संरचनाओं को समझने में भी उपयोगी है। इसके आगे हम देखें संतूर में ग्रेट माउंटेन फॉल्ट, जो कहाँ पर? बूंदी के अंदर। तो संतूर में ग्रेट माउंटेन फॉल्ट बूंदी है, उस साइट के बारे में बातचीत करें तो ये हमारे क्या? प्री अरावली और ऊपरी जो विंध्यन चट्टान है उनके बीच में एक भ्रंश फॉल्टेड सीमा होती है। ये हमारे क्या? प्री अरावली और ऊपरी जो विंध्यन चट्टान है उनके बीच में एक भ्रंश या फॉल्टेड सीमा है। कई समानांतर और तिरछे भ्रंशों की वजह से, क्या? कई समानांतर तिरछे भ्रंशों के कारण यहाँ एक सीढ़ीनुमा आकृति भी बन गई। और यहाँ का विकृत चूना पत्थर, क्या? डिफॉर्म्ड लाइमस्टोन है, ये भी इसके अंदर देखने योग्य है, मतलब ये भी देखने के लिए लोग आते हैं। संभावना की बात करते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स और संरचना भूविज्ञान इनका अध्ययन करने वाले जो भूवैज्ञानिक है उनके लिए एक शोध हॉट स्पॉट है। कौन सा? हमारा संतूर बूंदी का। बात करें अगला स्थल आता है हमारा कौन सा? रामगढ़ क्रेटर, जो कहाँ? बारह का रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो 3.5 किलोमीटर व्यास वाला ये क्रेटर भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से आंखों को सुकून देने वाली एक अत्यंत सुंदर संरचना लगती है। कौन सी? रामगढ़ क्रेटर। इसके जैविक मतलब बायोटिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक जो विरासत के गुण भी इसमें देखे जा सकते हैं रामगढ़ क्रेटर में। आगे बात करें हम, अगला स्थल आता है हमारा आखिरी 12वां स्थल आता है जावर्स, जो सीसा जस्ता की खदान है उदयपुर की, वो हमारा 12वां स्थल है। उसकी बात करें तो ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात सस्ता गलाने वाला स्थल है, मतलब जिंक स्मेल्टिंग स्थल है। कौन सा? हमारा जावर। बात करें इसकी तो ये हमारे और 2500 से अधिक वर्षों से चांदी सीसा और जस्ता खनन का केंद्र भी रहा। हमारा कौन सा? जावर वाला क्षेत्र क्या हमारे? चांदी सीसा और जस्ता खनन का केंद्र भी रहा। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। तो 12 के 12 स्थलों के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब देखेंगे राजस्थान में भू विरासत स्थलों की कौन कौन सी संभावना है, मतलब और कौन से स्थल है जिनके बारे में हम ये देख सकते हैं कि इनको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इसकी क्या क्या संभावना है उनकी बात करें। पोटेंशियल की बात करें तो पहला आता है पर्यटन विकास। भू विरासत पर्यटन भू वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और प्रकृति और इतिहास में रुचि रखने वाले जो पर्यटक है उनको आकर्षित करता है। तो भू विरासत क्या करते हैं? जो भू विरासत पर्यटन भूवैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रकृति और इतिहास में रुचि रखने वाले जो पर्यटक है उनको आकर्षित करते हैं। इससे हमारे संग्रहालय, सूचना केंद्र, गाइडेड टूर बनाने में अवसर मिलते हैं। किसके अवसर मिलते हैं? हमारे गाइडेड टूर बनाने के अवसर मिलते हैं, सूचना केंद्र बनाने के और संग्रहालय बनाने के अवसर मिलते हैं। फिर शैक्षिक और अनुसंधान के अवसर की बात करें तो ये स्थल हमारे भू विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में, ये हमारे भू विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में फील्ड अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा आदर्श है। इसके लिए फील्ड विज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा आदर्श है। विश्वविद्यालयों के साथ-साथ शैक्षणिक, क्या-क्या? विश्वविद्यालय के साथ-साथ शैक्षणिक सहयोग स्थापित भी किया जा सकता है।
इनके जरिए क्या विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग भी स्थापित किया जा सकता है। बात करें प्राकृतिक विरासत स्थल की, तो ये हमारे अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं और प्राकृतिक तंत्र को क्या ये हमारे क्या अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। फिर आर्थिक लाभ की बात करें तो पर्यटन बढ़ने से क्या होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था जैसे हमारा होटल, हस्तशिल्प, इनको बढ़ावा मिलता है। जैसे पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन के साथ साथ क्या हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारा होटल है, हस्तशिल्प है, इन सबको बढ़ावा मिलता है। संरक्षण, गाइडिंग और पर्यटन प्रबंधन में संरक्षण, गाइडिंग और पर्यटन प्रबंधन में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। क्या होते हैं? रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। फिर बात करें सांस्कृतिक विरासत के साथ एकीकरण की, तो कई भूवैज्ञानिक स्थल ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े होते हैं। क्या कई भूवैज्ञानिक स्थल क्या हमारे ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े हैं? प्राकृतिक सुंदरता और मानव इतिहास का यह संयोजन पर्यटकों के अनुभव को दोगुना कर देता है। तो हमने इसकी जो संभावनाएं वो देख ली। अब देखेंगे हमारे भू विरासत स्थलों को बढ़ावा देने में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज आती है जागरूकता का अभाव। तो इन स्थलों के अस्तित्व और महत्व के बारे में आम जनता में जानकारी की भारी कमी है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है उनके आसपास भू वैज्ञानिक स्थल या भू धरोहर स्थल मौजूद है और वो इतने इंपॉर्टेंट है। फिर बुनियादी ढांचे की कमी की बात करें तो खराब पहुंच, मतलब उनकी जो पहुंचने की सड़कें हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, व्याख्या केंद्र जो इंटरप्रेटिव सेंटर है, इनकी अनुपस्थिति सबसे बड़ी बाधा बनती है। फिर पर्यावरणीय खदान की बात शरण की बात करें, पर्यावरण शरण में क्या आते हैं? खनन गतिविधियां, वनों की कटाई और बढ़ता जो शहरीकरण है, ये खनन गतिविधियां, वनों की कटाई और बढ़ता शहरीकरण कई भू विरासत स्थलों के लिए सीधा सीधा खतरा बने हुए हैं। बात करें नीतिगत कमियों की, तो भी भू विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा, प्रचार के लिए क्या भू विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा और प्रचार के लिए व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों का भी अभाव पाया जाता है। फिर विकास के लिए कौन-कौन से सुझावों की बात करें जिनसे इनका विकास किया जा सकता है। तो पहला नीति का कार्यान्वयन की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जीएसआई और यूनेस्को के सहयोग से राज्य स्तरीय भू विरासत नीति विकसित की जानी चाहिए। क्या? राज्य स्तरीय भू विरासत नीति विकसित की जानी चाहिए। और किन-किन को मिलके? हमारे जीएसआई मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और यूनेस्को दोनों को मिलके। फिर बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें, किसके बुनियादी ढांचे के विकास की बात करें तो इन स्थलों तक पहुंच के लिए या इन स्थलों तक पहुंच के लिए सड़कों में सुधार, साइनेज मतलब जो दिशा निर्देश बोर्ड है और पर्यटक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान की बात करें तो भू विरासत के महत्व को उजागर करने के लिए, इसके लिए भू विरासत के महत्व को उजागर करने के लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जो मीडिया अभियान है इनको भी आयोजित किया जाना चाहिए। इको टूरिज्म पहल की बात करें तो स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, किसके लिए? स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं जो हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की बात करें तो भू विरासत स्थलों पर अनुसंधान, शैक्षणिक जो परियोजना उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो भू विरासत स्थलों पर हमारे अनुसंधान और शैक्षणिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आखिरी आता है हमारे स्थानीय समुदायों का एकीकरण। तो स्थानीय समुदाय के एकीकरण की बात करें तो स्थानीय लोगों को संरक्षण प्रयासों और हमारे पर्यटन गतिविधियों में शामिल करना चाहिए ताकि उनके लिए क्या आजीविका के नए नए अवसर पैदा हो सके। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ग्लोबल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क भू विरासत, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।